हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर भारत क्लासेस। डेली के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी पे आधारित प्रश्न को देखते हैं। आज एनसीईआरटी क्लास 7 के साइंस का चैप्टर 2 देखते हैं कि जंतुओं में पोषण क्या है। क्वेश्चन जंतुओं में पोषण चैप्टर, इसमें देखते हैं कि अलग अलग जंतुओं में किस प्रकार से पोषण को आवश्यक माना गया है। जनरली दो प्रकार के पोषण होते हैं, एक स्वपोषी, एक विषमपोषी। स्वपोषी को इंग्लिश में ऑटोट्रॉपिक बोल सकते हैं और विषमपोषी को हेटेरोट्रॉप बोल सकते हैं। स्वपोषी वो होते हैं जो अपने भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि पादप वर्ग। लगभग पादप वर्ग जो है अपने भोजन, जैसे कि यहाँ कोई भी पेड़ पौधा लीजिए, ये अपना भोजन स्वयं बना रहा है। और हेटेरोट्रॉपिक होता है कि जो अपना भोजन दूसरे पे आश्रित रहता है, अपने भोजन के लिए दूसरे पे आश्रित रहता है। जैसे मानव, पशु पक्षी, जीव जंतु, ये अपने भोजन के लिए दूसरे पेड़ पौधों पे क्या होता है, आश्रित रहते हैं, और जानवरों पे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, इनमें से कौन से जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। कौन सा जंतु है जो अपने भोजन के लिए पौधा पर निर्भर है। गाय, हिरन, बाघ, इनमें सभी। अब हम सभी जानते हैं कि गाय, हिरन, बाघ ये सभी पेड़ पौधों से बने चीज़ ही खाते हैं, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इनमें सभी। दूसरा नंबर, परपोषण यानी परपोषी की प्रक्रिया कितने चरणों में होती है। परपोषी की प्रक्रिया लगभग 2 चरणों में होती है, लगभग नहीं 2 चरणों में होती है। परपोषी क्रिया कितने 2 चरणों में होती है। तीसरा नंबर प्रश्न, एंजाइम की उपस्थिति में भोजन के जटिल स्वरूप को ऐसे सरलतम रूपों में परिवर्तित करना जिनका उपयोग आवश्यकतानुसार शारीरिक क्रियाओं में हो सके। कहता है कि हमारे शरीर में जो एंजाइम होता है, बॉडी में जो एंजाइम होता है, ये जटिल पदार्थों को सरल रूप में करता है। सरल रूप में बदलने का जरूरत इसलिए पड़ता है ताकि हमारा जो कोशिका ये जटिल रूप में उसे अवशोषित नहीं कर पाता, उसे अपने एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। तब इसे एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम का मदद लेना पड़ता है, जो कि उसको क्या बनता है, सरल रूप में बनाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, इस क्रिया को पाचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाचन कहा जाता है। कौन से ऐसे जंतुओं को खाने में सक्षम होते हैं जिनका कोमल शरीर कैल्शियम कार्बोनेट के कवच के अंदर बंद होता है। तो कौन सा ऐसा जिसका छिपकली के ऊपर कोई कवच नहीं होता है। तारा मछली, मानव पशु, चींटी। तारा मछली, स्टार फिश के ऊपर में जो होता है कैल्शियम रूपी एक क्या था, खोखला बना रहता है, जिसके शरीर के ऊपर देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना कवच होता है। इनमें से कौन मृत्युजलीय एक कोशिकीय अनिश्चित आकार का प्राणी है। कैसा प्राणी है, एक कोशिकीय अनिश्चित आकार का। अनिश्चित आकार किसका, तितली, मधुमक्खी, अमीबा। अमीबा का क्या होता है, अनिश्चित आकार होता है। ये किसी भी आकार में इस प्रकार से हो सकता है, जिसमें एक केंद्रक होता है जिसमें देखने को मिलता है। ये अपना भोजन कूटपाद के रूप में खाता है। अमीबा का आकार आप देखें कि जब किसी भी भोजन को देखता है ये अपने आकार में क्या करता है, परिवर्तन लाता है। ये इस प्रकार से जाएगा, इस प्रकार से ये इस प्रकार से लेता है, फिर धीरे धीरे क्या करता है, इसको अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। इसे कूटपाद प्रक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कूटपाद प्रक्रिया के द्वारा ये अपना भोजन को खाता है। ये इसका भोजन है, ये जो दिख रहा है ये भोजन है। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स, ये क्लास आप लोगों के लिए जो चलाया जा रहा है, ये बिहार में टीचर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, TRE4, BPSC 71st, बिहार SI, ये कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जहाँ से साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स में आपको ये क्लास बहुत मददगार साबित होगा। इसलिए आप इस क्लास को अच्छे से आराम से देखें। इससे पहले भी जो क्लास अपलोड किया जा चुका है, आप उन सभी को, क्लास 6 का NCERT का लगभग सारा क्वेश्चन हो चुका है, आप उससे भी जा करके देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारा NCERT का, NCERT ऑब्जेक्टिव MCQ का। आप वहाँ से जाकर के आराम से प्लेलिस्ट में खोज सकते हैं। चलिए, मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन अंतर्ग्रहण तथा पाचन के लिए
के लिए एक विषम अंग होता है। इसके अंतर्ग्रहण और पाचन के लिए एक विषम अंग होता है। इसे क्या कहते हैं? भोजन जो खाते हैं इसे अंतर्ग्रहण करने के लिए क्या होता है कि आहार नाल होता है। क्या होता है? आहार नाल होता है। आहार नाल होता है। हम लोग जो परपोषी होते हैं, परपोषी अलग अलग प्रकार का परपोषी होता है। आपको बता दें, परपोषी में कई प्रकार के परपोषी होते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में हेट्रोट्रॉफिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। जनरली ये उसे कहता है कि जो अपने खाना को आंत के सहयोग से पचाता है। इसमें 5 प्रकार की क्रिया देखने को मिलता है। एक इजेशन बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में इजेशन बोलते हैं। फिर आई फॉर इजेशन, फिर डाइजेशन, भोजन का ग्रहण करना इजेशन कहलाता है। डाइजेशन पाचन करना करता है। फिर उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब मतलब अवशोषण करना, भोजन से अवशोषण करता है। फिर लास्ट में क्या होता है? फिर ऐसे ही एसिमिलेशन, जिसको इंग्लिश में हिंदी में स्वांगीकरण कहते हैं। और लास्ट में इजेशन कहता है, बहिष्करण, यानी कि भोजन का जो भी हुआ इंपॉर्टेंट उसे हम खा लिए और उसे बाहर कर दिए। ये भी जो होता है ना हेट्रोट्रॉपिक में होलोजोइक के अंतर्गत ये देखा। होलोजोइक मतलब 4 प्रकार का होलोजोइक होता है। एक शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और लास्ट होता है मृतोपहारी। एक लास्ट हम लोग नया पढ़ते हैं पैरासिटिक। ये परजीवी होता है, ये दूसरे के ऊपर जीवित रहते हैं। क्या होता है? दूसरे के ऊपर जीवित रहते हैं। परजीवी दूसरे के ऊपर। परजीवी 2 प्रकार का होता है। परजीवी दो प्रकार, एक अंतः, एक बाहरी। जो बाहरी होता है वो उसे हम लोग जनरली तौर पे देख सकते हैं, जैसे कि ढील हो गया, मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, कई सारे जोंक हो गया। ये हो गया बाहरी, जिसको कि एक्सोपैरासिटिक कहते हैं कि बाह्य परजीवी। एक होता है इंडो, जैसे टैपवर्म, जैसे पेट के अंदर जो कृमि पाया जाता है, टैपवर्म, हुकवर्म, इसे कहते हैं इंडो पैरासिटिक। चलिए आगे देखते हैं। 7वां प्रश्न, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? हमारे शरीर में जो आहार नाल होता है इसकी लंबाई कितनी? लगभग 8 से 10 मीटर सेंटीमीटर, 8 से 10 होता है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? लगभग 8 से 10 मीटर या सेंटीमीटर। 8 से 10 मीटर तो बहुत लंबा हो जाएगा ना, 8 से 10 सेंटीमीटर या इंचेस होगा। एक बार देख लीजिएगा। किस जगह से भोजन मुख गुहा में जाता है? भोजन किस जगह से? मुख से जाता है। सिंपल सी है, बी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। भोजन मुख के द्वारा अंदर की ओर जाता है। पहले शैशवावस्था में दूध दांत जिसको कि बचपन में हम लोग बोलते थे छठी का दांत तोड़ देंगे, दूध का दांत तोड़ देंगे। आगे चोट लग जाता है दूध का दांत बोला जाता है। आगे में जो 2 दांत है इस प्रकार से आ जाता है ना, दूध का दांत बोला जाता है इसको लगभग। तो दूध दांत की संख्या कितनी होती है? लगभग दूध दांत की संख्या 20 होती है। दूध दांत उसको बोलते हैं जो 2 बार आ रहा है। टेम्पोररी टीथ बोलते हैं इसको, हिंदी में टेम्पोररी टीथ भी बोल सकते हैं। ये 2 बार आता है। और परमानेंट टीथ कितना होता है? 12 होता है। इंसानों में परमानेंट टीथ कितना होता है? 12 होता है। और टेम्पोररी 20, यानी कि ये 20 ऐसे दांत होते हैं जो 2 बार आते हैं हमारे जीवन काल में। 2 से 3 बार भी आ सकता है, लेकिन परमानेंट अगर एक बार टूट गया तो खेल खत्म। 10 नंबर, किसे हम हर दिशा में घुमा सकते हैं? दांत को, आंत को, जीभ को, या इनमें से सभी को? दांत को घुमा सकते हैं, घुमाइए तो लेफ्ट राइट नहीं घूमेगा, पूरा जबरा घूमता है वो। आंत नहीं घूमेगा, कोई बाबा रामदेव तो यहाँ है नहीं जो आंत घुमा देगा। जीभ आराम से चारों तरफ घुमा सकते हैं, तभी ना हम लोग एकदम। चलिए क्या होगा? जीभ होगा। एक वयस्क मानव के मुख गुहा में दोनों जबरों में कुल कितने दांत होते हैं? दोनों जबरा मिला के कुल कितना होता है? वयस्क बोला, यहाँ याद रखिएगा क्या बोला है, वयस्क बोल दिया गया है। जब वयस्क बोले तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, 32। कितना होता है? 32। भोजन को कुचलने और पीसने का कार्य कौन करता है? भोजन को कुचलने और पीसने का कार्य याद रखिएगा, दांत का अलग अलग प्रकार होता है। उसमें जो होता है प्रीमोलर और मोलर, ये कुचलने और पीसने का काम करता है। चलिए अलग अलग प्रकार के दांत के बारे में हम जान जाते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है ICPM-M। क्या होता है? ICPM-M। आई फॉर इंसीजर, आई फॉर क्या हो गया? ये आई फॉर इंसीजर, C फॉर कैनिन, PM ये एक साथ है। PM मतलब प्रीमोलर और M मतलब मोलर। तो इसका आप फॉर्मूला याद रखिएगा ICPM-M। इसे आप याद कर सकते हैं ICPM-M। ICPM-M, ICPM-M। इसको जो हम लोग दर्शाते हैं
ये देखिए किस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, 2/2 ऊपर 2 नीचे 2, फिर 1/1 ऊपर 1 नीचे 1, फिर 2/2, फिर 3/3। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल को 2 से, टोटल को कितना से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, यानी कि ऊपर 4, इंसीजर जो होगा ऊपर कितना होगा 4 और नीचे भी जो होगा 4, कैनिन ऊपर कितना होगा 2, नीचे भी कितना होगा 2। तो देखिए 4 4 8, 4 12 हो गया, 4 4 8 4 12 हो गया। फिर 2 प्रीमोलर ऊपर 2 नीचे 2, इसको 2 से गुना करेंगे तो 4 4 हो जाएगा, ऊपर 4 नीचे 4, तो 12 8 20 हो गया, 12 8 कितना हो गया यहाँ तक में 20 हो गया। अब नीचे यहाँ 3 3 6, 6 दूना 12, यानी कि ऊपर 6 नीचे 6, 6 6 12, 20 12 32 कंप्लीट हो गया हमारा दांत का। ये फार्मूला याद रखिएगा, ICPMM, 2/2 1/1 2/2 3/3, मल्टीप्लाई 2 कर दीजिएगा इसको। बच्चों में दांतों की कुल संख्या लगभग मोलर 8 होता है, प्रीमोलर 0 होता है। कैनिन अगर बच्चा में अगर हम लोग बात करें तो बच्चा में जो मोलर होगा ये मोलर कितना होता है 8 होता है, प्रीमोलर 0 होता है, एकदम 0। वही कैनिन का बात करें तो बच्चों में कैनिन की संख्या 4 होता है, कितना होता है 4। और लास्ट में इंसीजर की संख्या कितनी होती है 8 होती है। ये दांत के सूत्र के बारे में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मुख गुहा में लार ग्रंथि कितनी होती है? मुख गुहा में लार ग्रंथि 3 होती है। कितनी ग्रंथि होती है? 3 ग्रंथि, 3 जोड़ी होती है। मुख गुहा में लार की ग्रंथियां 3 जोड़ा होती है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन है? आहार नाल जो हम लोग भोजन खाते हैं इसके सबसे चौड़ा भाग किसे माना जाता है? सबसे चौड़ा भाग अमाशय को माना गया। किसे माना गया? अमाशय को सबसे चौड़ा भाग आहार नाल में माना गया है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत। देखिए भोजन जो होता है सबसे पहले माउथ में, फिर उसके नीचे जाते हैं तो फेरिंग्स होता है, फिर आता है इसोफेगस, फिर स्टोमक आता है। स्टोमक के बाद अगर हम नीचे जाते हैं तो वहाँ अग्नाशय देखते हैं, और लेफ्ट साइड अगर देखते हैं तो पित्ताशय होता है। पित्ताशय ही बाइल जूस निकलता है। पित्ताशय से क्या निकलता है? बाइल जूस, जिसको लीवर जूस भी बोलते हैं। उसी के जस्ट नीचे क्या आता है? एक इस प्रकार से हमारा लीवर कुछ इस प्रकार से होता है, और इसके नीचे एक यहाँ पे लगा होता है, इसको गॉल ब्लेडर बोलते हैं। गॉल ब्लेडर के नाम से जाना जाता है। चलिए क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, जल्दी से खींचते हैं, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन है। जठर रस यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl शराब किसमें होता है? जठर रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये जो शराब होता है कहाँ होता है? अमाशय में होता है। क्या होता है? अमाशय में, हमारे पेट के अंदर का जो अमाशय होता है वहाँ पे ये इसका स्राव होता है। अमीबा में भोजन पाचन किसमें होता है? अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है? अमीबा भोजन साइटोप्लाज्म, मुख गुहा दोनों। भोजन की रसदानी कहाँ होता है? भोजन की रसदानी में होता है। अमीबा में भोजन का पाचन भोजन की रसदानी में होता है। 17 नंबर, किसमें अपचे भोजन से जल अवशोषण होता है? अपचे भोजन से जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। कहाँ होता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भी जब जाएंगे ना तो वहाँ 3 प्रकार का चीज़ होता है। एक होता है सीकम, एक होता है कोलन, और फिर एक होता है रेक्टम। सीकम, कोलन, रेक्टम, इन सभी का अलग अलग कार्य होता है, जो आगे हम दूसरे क्लास करेंगे उसमें जानेंगे। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, याद रखिएगा इसको। ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। 18 नंबर, स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू होता है? जो स्टार्च होता है कार्बोहाइड्रेट, इसका पाचन कहाँ शुरू हो जाता है? इसका पाचन हमारे मुख से शुरू हो जाता है। मुख में टाइलिन एंजाइम से ही यहाँ पे शुरू हो जाता है। गुर्दा मार्ग से अपचे भोजन को बाहर निकलने की क्रिया क्या होता है? जो गुर्दा मार्ग से जो अपचा भोजन होता है उसको क्या होता है? बहिष्करण कहते हैं, इंग्लिश में इजिशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इजिशन। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, 20 नंबर क्वेश्चन। वसा का पाचन किसमें पूर्ण रूप से होता है? वसा का पाचन छोटी आंत में पूरी तरीके से वसा का पाचन क्या हो जाता है? हो जाता है। छोटी आंत में ही एक ग्रंथि पाया जाता है जिसको हम लोग इंटेस्टाइन ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटेस्टाइन ग्लैंड। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा। अगला चैप्टर हम लोग इसी में देख लेते हैं, जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करते हैं। उष्मा चैप्टर, इसमें ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है। उष्मा का एक आप जान लीजिए फॉर्मूला होता है C/5 F-32/9। C/5 = F-
F-32/9। इस फार्मूला से आप सेल्सियस फ़ारेनहाइट दोनों में से कोई एक अगर दिया रहेगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं। वैसे मानव का तापमान, बॉडी का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है। अगर हम फ़ारेनहाइट का बात करें तो ये 98.6 डिग्री से लगभग लेकर के 100 समथिंग तक 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये जाता है। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाना मतलब बहुत ज़्यादा तापमान हो गया बॉडी का। और याद रखिएगा, एक बात बताइएगा, जो थर्मामीटर प्रयोग करते हैं हम लोग, थर्मामीटर में जो अंदर में एक विभंग पाया जाता है, किंग या विभंग बोलते हैं इसको, ये किस चीज़ में क्या भरा होता है, किससे, यानी कि क्या भरा होता है जिससे आसानी से हम लोग देख करके बता सकते हैं। डिजिटल थर्मामीटर में तो कुछ नहीं होता है, लेकिन नॉर्मल थर्मामीटर का बात कर रहे हैं हम, उसमें बताइएगा क्या भरा होता है। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। किसे जलाने पर हमें ऊष्मा प्राप्त होती है? कोयला, केरोसिन, लकड़ी, सभी को, किसी को भी पर जलाएंगे तो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। दूसरा, जाड़े के दिन में हम अपनी हथेलियों को एक दूसरे से रगड़ कर उन्हें क्या करते हैं? हम लोग जब एक दूसरे की हथेलियों को रगड़ते हैं तो वो क्या करते हैं? ठंडा गर्म। क्या करते हैं? हम अपने हथेली को रगड़ के गर्म करते हैं, ठंडा तो करेंगे नहीं, जाड़ा के दिन तो पहले से। 3 नंबर, कार्य करने की क्षमता को क्या करते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जो हमारे पास कार्य करने की क्षमता होती है ऊर्जा कहते हैं। वाट, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। किसे हम ऊष्मीय ऊर्जा भी कहते हैं? इसमें से ऊष्मीय ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा को हम लोग ऊष्मीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाता है। कोई वस्तु कितनी गर्म है यह बताने के लिए उस वस्तु का क्या पता लगाना जरूरी है? उस वस्तु का हमें ऊष्मीय ऊर्जा, अंतर या ताप, उसका हमें क्या पता लगाना पड़ेगा? ताप, कि कौन वस्तु कितना गर्म है, इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? उसका ताप कितना, इससे पता चल सकता है कि वो कितना गर्म है। किसी वस्तु को गर्म करने पर अर्थात उसमें ऊष्मा प्रदान करने पर उसके ताप के साथ साथ क्या बढ़ता है? उसके ताप के साथ साथ क्या बढ़ता है? उसका आकार में क्या होता है? बदलाव होना चालू हो जाता है। बच्चों को कितनी बुखार, कहता है बच्चा का कितनी बुखार, पानी कितना ठंडा गर्म है। इसे मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? बच्चा को कितना बुखार है और इसे पता करने के लिए यंत्र को क्या कहा जाता है? बैरोमीटर, फेदोमीटर, थर्मामीटर कहा जाता है। बैरोमीटर तो हम लोग जानते हैं किसका प्रयोग करता है? मौसम का तापमान नापते हैं। फ़ारेनहाइट तापक्रम का व्यवहार सबसे पहले कहाँ के वैज्ञानिक ने किया था? फ़ारेनहाइट तापक्रम का प्रभाव सबसे पहले इंग्लैंड के वैज्ञानिक ने इसका प्रयोग किया था। किसका? फ़ारेनहाइट तापक्रम का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? इंग्लैंड के वैज्ञानिक ने किया था। फ़ारेनहाइट कहाँ रहने वाले व्यक्ति थे? फ़ारेनहाइट किसी के नाम पे ये पड़ा है। फ़ारेनहाइट एक वैज्ञानिक था, इसके नाम पे पड़ा था। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, इन्हीं के नाम पे इसका नाम, स्केल का नाम क्या रख दिया? फ़ारेनहाइट। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप लगभग कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का ताप लगभग कितना सेल्सियस में पूछा है ना, तो हम लोग मारेंगे 37 डिग्री सेल्सियस। कितना मारेंगे? 37 डिग्री सेल्सियस, 35 नहीं, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? तांबा, एल्युमिनियम, दोनों, लोहा। यहाँ हो जाएगा दोनों। तांबा और एल्युमिनियम ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। और चांदी हो जाती है और भी बल्ले बल्ले बात है। ठोस में ऊष्मा का हस्तांतरण किस विधि से होता है? ठोस में ऊष्मा का हस्तांतरण, कोई भी अगर मजबूत ठोस चीज़ है जैसे कि लोहा ले लेंगे, इसमें ऊष्मा का हस्तांतरण चालन की विधि से होता है। अब चालन की विधि से कैसे होता है बता दें। इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस, यानी कि आंतरिक जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, सभी एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो अब एक जगह से दूसरी जगह कौन जाता है? इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ। इसलिए हम लोग देखते हैं कि केतली, जो चाय वाय गर्म करने वाला केतली देखते हैं, तो उसमें ना क्या लगा होता है? प्लास्टिक का लगा होता है, जिससे हम लोग टेफ्लॉन का बना होता है, लगा दिया जाता है ताकि गर्म, हमारे हैंडल गर्म ना हो जाए। इसे बचने के लिए टेफ्लॉन का प्लास्टिक लगा दिया जाता है। और संवहन द्रव और गैस में ऊष्मा का हस्तांतरण संवहन के द्वारा होता है, जबकि विकिरण के लिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता, किसी भी चीज़ का आवश्यकता हमें नहीं पड़ता, ना तो द्रव का, ना तो गैस का,
किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी विकिरण के लिए। इसी विकिरण के तहत ना हमारी पृथ्वी क्या होती है, गर्म होती है। ऊष्मा के स्थानांतरण की निम्नलिखित किस विधि के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? ऊष्मा का स्थानांतरण के किसमें ऐसा होता है जिसमें माध्यम का, संवहन में आवश्यकता पड़ेगा। संवहन में सॉलिड गैस या लिक्विड होना चाहिए। संवहन में क्या होना चाहिए, गैस या लिक्विड होना चाहिए। चालन में कोई चीज़ ठोस होना चाहिए तभी होगा। विकिरण में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या बोला, आवश्यकता नहीं होती है विकिरण में। 14 द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा होता है? द्रव तथा गैस में अभी जस्ट पढ़े, संवहन के द्वारा। किसके द्वारा, संवहन। 15 नंबर सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि द्वारा आती है? सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण विधि द्वारा आती है। किसके द्वारा, विकिरण विधि द्वारा। ताप और ऊष्मा है अलग अलग क्रमशः वस्तु की तापीय अवस्था तथा ऊर्जा दोनों, इनमें से दोनों के बारे में ये ताप और ऊष्मा है। ठोस की अपेक्षा द्रवों में ऊष्मा का प्रसार क्या होता है? ठोस की अपेक्षा अगर द्रव में ऊष्मा का प्रसार देखें तो वो अधिक होता है। क्या होता है, जल्दी से अधिक होता है। धातु ऊष्मा का क्या है? धातु ऊष्मा का क्या है? धातु ऊष्मा का क्या है? सुचालक है। क्या बोलेंगे, सुचालक। पानी ऊष्मा का क्या है? पानी अब डिपेंड करता है, जब सिर्फ पानी बोले वो कुचालक होगा। वो कैसा हो जाएगा, कुचालक। शुद्ध पानी हमेशा क्या होता है, कुचालक। जो वाटर बॉटल जो कि बॉडी में चढ़ाया जाता है वो क्या होता है, वो भी कुचालक होता है। द्रव तथा गैस साधारण ऊष्मा के कुचालक होते हैं। में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है। द्रव तथा गैस में, हाँ ये होगा, इनमें दोनों। द्रव तथा गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि के द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। भी साधारणतः तो ऊष्मा के कुचालक, हाँ ज़्यादातर ये क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक माना गया। गैस तो ऊष्मा का कुचालक है ही, और द्रव भी कई जगह पे देखा गया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, दोनों। धन्यवाद फ्रेंड्स, आप लोगों का इस क्लास में बने रहने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा। इस क्लास को आप शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, साथ ही साथ लाइक भी जरूर कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग फिर से।